जय हिंद साथियों, आप लोगों को कुमार गुप्ता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है प्रकाश अर्थात लाइट है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी तरह का त्रुटि नज़र आता है तो कमेंट में आप लोग अवश्य बताएं ताकि मैं अपनी कमियों को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए स्टडी करते हैं अब हम लोग लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट का मतलब प्रकाश होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। अगर प्रकाश के बारे में और बात किया जाए तो प्रकाश और उसकी घटनाओं का अध्ययन भौतिकी विज्ञान की प्रकाश की शाखा में होता है, अर्थात ऑप्टिक्स ब्रांच में होता है। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में यह भी पूछता है कि प्रकाश का अध्ययन भौतिकी विज्ञान की किस शाखा में होता है, तो आपका जवाब होगा प्रकाश की शाखा ऑप्टिक्स ब्रांच में होता है। अगर यदि बात किया जाए प्रकाश के बारे में तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या है, तो हमारा सन है, हमारा सूर्य है। अब इसे सूर्य के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है। क्या मत दिया है, तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक छोटे छोटे कण के रूप में आता है। प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी तक छोटे छोटे कण के रूप में आता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से किरण प्रकाश की अर्थात रे ऑप्टिक्स कहते हैं। इसी रे ऑप्टिक्स को दूसरे भाषा में जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी कि ज्यामिति प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह था कि प्रकाश जो है से हमारे पृथ्वी तक छोटे छोटे प्रकाश जो है से ऊर्जा के बंडल के रूप में आता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से तरंग प्रकाश की अर्थात वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। इसी वेव ऑप्टिक्स को दूसरी भाषा में फिजिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। और अगर प्रकाश के बारे में और बात किया जाए तो प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में मदद करता है ना। अरे मदद कैसे करता है, तो ध्यान देना, किसी वस्तु को देखने के लिए वस्तु पर प्रकाश गिरना अर्थात पड़ना आवश्यक होता है, न कि देखने वाले पर। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कुछ वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ वस्तु रखा है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। अगर यदि यह लड़का इस वस्तु को देखना चाह रहा है तो प्रकाश का इस वस्तु पर गिरना आवश्यक है, न कि इस लड़के के आंख पर। अगर यदि प्रकाश इस वस्तु पर पड़ रहा है, इस लड़का को अवश्य दिखाएगा, क्योंकि यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस लड़का के आंख पर जाएगा तो इसका प्रतिबिंब लड़का को अवश्य दिखेगा। ठीक है, अगर यदि बात करें और प्रकाश के बारे में तो प्रकाश को जाने के लिए यानी कि ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्रकाश जो है आपका वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी जा सकता है। प्रकाश की चाल की बात किया जाए हवा में, तो हवा में प्रकाश की चाल आपका 2.9 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। अगर यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होता है, तो आपका निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, जो मैक्सिमम होता है। और हवा में प्रकाश की चाल 2.9 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात यानी कि वैक्यूम में ध्वनि के चाल अगर पूछ दिया जाए तो वैक्यूम में ध्वनि के चाल शून्य होता है, जीरो होता है। कहने का मतलब जहां पर एयर नहीं होगा उसी को वैक्यूम कहते हैं, अर्थात जहां पर एयर नहीं होगा वहां पर आपका साउंड भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग और अध्ययन करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में और हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के प्रकार के बारे में। तो कुछ वस्तुएं लुमिनस होते हैं, कहने का मतलब प्रदीप्त होते हैं। और प्रदीप्त करने का मतलब क्या होता है, तो ऐसी वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसी को प्रदीप्त वस्तु कहने का मतलब लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपका जवाब क्या होगा एग्जाम्पल में, तो आपका जो सन है, स्टार है, लैम्प्स है, फायरली है, डॉट डॉट एटसेट्रा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऐसे वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपका बुक है, मून है, वुड है, पेन है, डॉट डॉट एटसेट्रा। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये जो मून है ये तो चमकता है। तो बाबू ये मून चमकता जरूर है परंतु इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये जो प्रकाश सूर्य से अवशोषित करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ध्यान देना बाबू यहां से और अच्छी तरह से। प्रकाश की किरण जब एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब अगर शॉर्ट भाषा में बात किया जाए तो जब प्रकाश जिस माध्यम में आती है वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अर्थात माध्यम चेंज ही नहीं होता है ना। यहाँ पर ध्यान देना, हमने यहाँ पर एक सरफेस बनाया हुआ है, एक सतह है ना। यहाँ से एक किरण आ रही है, यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ से इस बिंदु से टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जा रही है। तो आने वाली जो किरण है उसे इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली जो किरण है उसे रिफ्लेक्टेड रे अर्थात परावर्तित किरण कहते हैं, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंबा सा लाइन देख रहे हो, एकदम से 90 डिग्री के एंगल की तरह बनाए हुए है, ये आपका अभिलंब कहलाता है अर्थात नॉर्मल कहलाता है ना। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अब हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। ध्यान देना, जो इंसिडेंट एंगल होता है, कहने का मतलब आपका आपतन कोण होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि मतलब परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब जितना बाबू आपका आई होगा उतना ही आपका आर होगा। अगर यदि ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60, अगर ये 45 तो ये भी 45, अगर यदि ये 50 तो ये भी 50 ही होगा। और अगर बात करें तो जो आपतित किरण होगा वो परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर अभी में फिगर में कि जो आपका आपतित किरण है, ये जो आपका परावर्तित किरण है और ये जो आपका अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में है ना। ये हमेशा एक ही समतल में होते हैं। आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में। परावर्तन कितने तरह का होता है, तो सबसे पहले हम लोग नियमित परावर्तन को देखते हैं, यानी कि मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या? इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें एक निश्चित सरफेस से टकराकर एक निश्चित स्वरूप में वापस लौटती हैं, तो उसी को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। और ऐसा होने के लिए जो आपका जो सरफेस है हमेशा क्या चाहिए? स्मूथ चाहिए या पॉलिश्ड चाहिए, तभी ऐसा होने की संभावना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से गुजर रही है। कहने का मतलब एक खास पैटर्न से होकर गुजर रही है, इसी को हम लोग क्या कहे? तो नियमित परावर्तन कहे। अब ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि ये जो सतह है आपका, सतह जो है आपका कैसा है? तो आपका सतह जो है स्मूथ है। सतह कैसा है आपका? स्मूथ है। कहने का मतलब पॉलिश्ड है, चिकना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग और आगे बात किया जाए तो हम लोग पढ़ते हैं अनियमित परावर्तन के बारे में, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। तो इस प्रकार के परावर्तन में प्रकाश की किरणें एक सरफेस से टकरा करके एक निश्चित स्वरूप में वापस नहीं लौटती है ना, जिसके कारण से हमें अपना चेहरा दीवार में नजर नहीं आता है ना। अब ऐसा होने के लिए जो सरफेस है आपका कैसा होता है? तो आपका भद्दा अर्थात रफ सरफेस होता है। ये जो रफ सरफेस है ना, ये जो सतह है कैसा है आपका? तो इसका सरफेस रफ है ना, यानी कि भद्दा है, जिसके कारण से यहाँ से जो किरण आ रही है यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से गुजर रही है, यहाँ से आ रही है, देखिए इधर से गुजर गया है ना, यहाँ से आ रही है, इधर से गुजर गया, यानी कि इधर उधर तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो परावर्तन जो हो रहा है जो एक खास स्वरूप में वापस नहीं लौट रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो सरफेस था यानी कि सतह था वो भद्दा था यानी कि रफ था। ठीक है, और देखते हैं आगे हम लोग। तो ध्यान देना, आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि इस चित्र में परावर्तन कोण का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताएंगे। आगे देखते हैं हम लोग और बात करते हैं हम लोग आगे अब मिरर के बारे में, अर्थात दर्पण के बारे में। मिरर है क्या? तो मिरर एक कांच का हिस्सा है। मिरर क्या है? कांच का ही हिस्सा है जिसकी एक सतह पर पेंट रहता है और दूसरा सरफेस इसका परावर्तन का कार्य करता है।
ठीक है। मिरर आपके कितने तरह के होते हैं? तो मिरर दो तरह के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। कुछ बच्चों के माइंड में ये भी जब क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर गोलीय दर्पण नहीं, एक उत्तल दर्पण भी और एक अवतल दर्पण भी होता है ना। तो ध्यान देना बच्चे, ये जो गोलीय दर्पण है इसी के पार्ट होते हैं उत्तल और अवतल। तो सबसे पहले हम लोग अब पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो समतल दर्पण है क्या? तो समतल दर्पण जो हम लोग देखते हैं, इसकी एक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश रहती है और दूसरा जो सरफेस है वो परावर्तन का कार्य करता है। यहाँ पर परिवर्तन शायद लिखा गया है ना। ये परिवर्तन नहीं बल्कि परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा, ठीक है। इसकी एक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश रहती है और दूसरा सरफेस परिवर्तन के कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग जो मिरर होता है, आईना होता है, वो आपका समतल दर्पण का ही उदाहरण है ना। जिसमें एक तरफ पेंट रहता है, वो जो पेंट होता है बाबू वो AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट रहता है। इसी सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग मतदान की स्याही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतदान की स्याही भी कहते हैं। ये डबल प्रिंटर टाइपिंग हो गया है ना। मतदान की स्याही कहते हैं। जैसे कि आप वोटिंग देने जाते हो तो वोटिंग करने के बाद आप जब निकलने लगते हो तो वहां पर आपके उंगली पर पेंट कर देता है ब्लू कलर से, है ना। तो जो आपका वो रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है। अब ध्यान देना, ये जो समतल दर्पण है इसकी खासियत क्या है? समतल दर्पण की खासियत क्या है? तो जो समतल दर्पण होता है यह जो है प्रतिबिंब, है ना, इमेज हमेशा सीधा और आभासी बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है? हमेशा सीधा और आभासी। सीधा और आभासी कहने का मतलब, अगर यदि आप उसके सामने सीधा खड़ा रहिएगा मिरर के सामने तो आपको सीधा दिखाई देगा। और आभासी कहने का मतलब, जितनी देर तक आप मिरर के सामने खड़ा रहेंगे उतना ही देर तक आपका इमेज मिरर में दिखेगा। आगे और बात करते हैं इसकी खासियत के बारे में समतल दर्पण की, है ना। तो समतल दर्पण के और बात करते हैं तो समतल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक समतल दर्पण है, ठीक है, इधर ही इसमें पेंट है, ठीक है, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। तो जितना दूरी पर ये लड़का खड़ा होगा उतना ही दूरी पर उस लड़का का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि शीशे से वस्तु की दूरी को हमने मान लिया u और शीशे से वस्तु की दूरी को मान लिया v। यानी कि जितना डिस्टेंस पर यह लड़का खड़ा होगा उतना ही डिस्टेंस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात जितना u होगा उतना ही v होगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। यानी कि जितना लड़का लंबा होगा उतना ही लंबा इसका प्रतिबिंब बनेगा। लड़का अगर 2 फुट का लंबा होगा तो प्रतिबिंब भी 2 फुट का ही बनेगा, ऐसा नहीं कि 3 फुट का बनेगा, ठीक है। और अगर बात करें जो समतल दर्पण के बारे में, तो समतल दर्पण जो है हमेशा पार्श्व अनुक्रमणीय को दर्शाता है। पार्श्व अनुक्रमणीय कहने का मतलब लैटरल इन्वर्जन को दर्शाता है। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं चल रहा होगा कि ये लैटरल इन्वर्जन है क्या। तो लैटरल इन्वर्जन उसे बोलते हैं बाबू, जो ये है लेफ्ट को राइट क्या बताता है? लेफ्ट को राइट और राइट को यह लेफ्ट बताता है। जैसे कि आप मिरर के सामने खड़ा रहेंगे, अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका वो दाहिना हाथ है। अगर यदि आप दाहिना हाथ को उठाएंगे तो वो आपको लगेगा कि ये बायां हाथ है ना। इसी को लैटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व अनुक्रमणीय बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं एक और लास्ट बात समतल दर्पण के बारे में। तो बाबू आपका जो समतल दर्पण है इसका जो फोकस दूरी होता है अनंत होता है, कहने का मतलब एंडलेस होता है, ठीक है। अब हम लोग गोली दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोली दर्पण है क्या? तो गोली दर्पण एक गोला से बना होता है ना, जिसकी एक सतह पर पेंट रहता है, कहने का मतलब पॉलिश्ड रहता है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक गोला है, उस गोले को बीच से क्या किया गया है? काट दिया गया है ना। गोले को बीच से काट दिया गया है। अब 2 मिरर यहाँ पर बनकर के तैयार है। अगर यदि इस मिरर में अंदर से पेंट रहेगा तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर यदि बाहर से पेंट रहेगा तो उसे हम लोग अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर और उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो आपका अवतल दर्पण है ये अभिसारी दर्पण का कार्य करता है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण का कार्य करता, अर्थात यह कन्वर्जिंग मिरर होता है ना। लेकिन अगर यदि उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो उत्तल दर्पण आपका अपसारी दर्पण होता है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर होता है।
अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, जबकि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या करता है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण क्या करता है, तो कलेक्ट लाइट रेज एट वन पॉइंट, कि जितने भी लाइट की किरणें आएंगी उसको एक जगह क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात किया जाए तो स्प्रेड द लाइट रेज, कहने का मतलब जो लाइट की जो किरण होगा उसको स्प्रेड करता है, कहने का मतलब फैला देता है। ठीक है, अगर अवतल दर्पण के अगर यूज के बारे में बात किया जाए तो अवतल दर्पण की यूज करता है डेंटिस्ट लोग, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, जो एक दूरबीन की तरह रहता है। बचपन हम लोग माइक्रो अथी में स्टोमन बॉक्स में एक छोटा सा रहता था लेंस वाला, है ना, तो जो डेंटिस्ट लोग उसी का यूज करते हैं। ये जो होता है आपका अवतल दर्पण का बना होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप रहता है, दूरबीन रहता है, वो भी उसमें अवतल दर्पण ही लगे रहते हैं। जो शेविंग मिरर होता है, हम लोग सैलून में जाकर के जो शेविंग वगैरह कराते हैं, वो आपका क्या होता है, तो आपका अवतल दर्पण रहता है। जो सोलर पावर यानी कि सोलर कुकर में जो लगा हुआ रहता है वो भी आपका अवतल दर्पण ही होता है ना। अवतल दर्पण कैसा बनाता है इमेज, तो ये आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है इमेज। ठीक है, अगर बात करें हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में तो इसका यूज कहाँ पर होता है, व्हीकल्स का रियर व्यू में, है ना। व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ी होता है उसका रियर व्यू जो होता है, यानी कि मतलब हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें जो शीशा लगा रहता है जो पीछे देखने वाला, वो यूज होता है किस दर्पण का, तो आपका उत्तल दर्पण का। जो एटीएम मशीन होता है, एटीएम में हम लोग पैसा वगैरह निकालने जाते हैं तो वहां पर जो दर्पण लगा रहता है उसमें भी आपका उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। सीसीटीवी कैमरा रहता है उसी में भी उत्तल दर्पण ही बना लगा हुआ रहता है। अगर यदि बात करें इमेज का, तो ये इमेज कैसा बनाता है, तो ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, कहने का मतलब सीधा और आभासी इमेज बनाता है। कौन, तो आपका उत्तल दर्पण। आगे हम लोग देखते हैं और ध्यान देना, अब दर्पण है जो उसके कुछ खास पॉइंट है, उसके कुछ खास बिंदु है, उसको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ध्रुव अर्थात पोल के बारे में। तो जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही उसका पोल, वही उसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं वक्रता केंद्र यानी कि रेडियस कर्वेचर। कर्वेचर रेडियस या रेडियस कर्वेचर को देखते हैं। रेडियस कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं यानी कि इंडिकेट करते हैं। गोला का जो केंद्र जिससे दर्पण यह बनाया गया था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको सी से दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र था बाबू, यहाँ पे रेडियस ऑफ सेंटर था, है ना। रेडियस सेंटर, रेडियस ऑफ सेंटर नहीं बल्कि कर्वेचर सेंटर था वो यहाँ पर ये कर्वेचर सेंटर था, यहाँ पर कर्वेचर रेडियस है यानी कि वक्रता त्रिज्या है। ध्रुव और केंद्र के जो बीच का दूरी होता है, ये जो आपका यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, और ये जो यहाँ पर क्या है आपका केंद्र है। तो ध्रुव और केंद्र के जो बीच का जो दूरी होता है उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग और, तो अब हम लोग बात करते हैं फोकस के बारे में, यानी कि फोकस बिंदु, है ना। फोकस बिंदु की बात करते हैं तो फोकस बिंदु को एफ से दिखाते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मध्य बिंदु होगा, केंद्र और ये जो ध्रुव है इसका जो बीच का जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। अर्थात एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के बारे में देख लेते हैं। तो जो सीधी रेखा जो पी एफ और सी से होकर गुजरती है उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ध्यान देना बाबू, दर्पण सूत्र को याद रख लेना, है ना। दर्पण सूत्र से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है बाबू आपका क्या, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, u क्या होता है, तो u जो है आपका वस्तु होता है, u आपका वस्तु है, अब v आपका क्या है, वही प्रतिबिंब, v क्या है, प्रतिबिंब है आपका। ठीक है, और f क्या है, वही आपका फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, और देख लेते हैं आगे, छोटा छोटा पॉइंट है, अब 14-15 नंबर देख लेते हैं। तो अब साइन ऑफ कन्वेक्शन को देखते हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। ये चिन्ह बहुत ही मायने रखता है ना। दर्पण सूत्र तो याद रख लिया आपने, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
अब 1/v u f जो देख रहे हैं उसका रोल मॉडल क्या होता है उसको अच्छी तरह से समझ लेना। u का वैल्यू हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अगर यदि बात करेगा दर्पण का तो u का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। अब बात करते हैं f का यानी फोकल लेंथ का, तो अगर यदि वह अवतल दर्पण होगा तो उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव में होगा। अवतल दर्पण में f का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और उत्तल दर्पण में f का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ध्यान देना हमने क्या बोला, u का वैल्यू तो हमेशा ऋणात्मक ही होगा, माइंड में सेट कर लेना। दर्पण की बात करेगा तो u का वैल्यू कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक। लेकिन f का वैल्यू अगर अवतल दर्पण रहेगा तो ऋणात्मक और उत्तल दर्पण रहेगा तो धनात्मक होगा। अब बात करते हैं हम लोग v के बारे में, है ना। अगर यदि पॉजिटिव आ जाए v का वैल्यू अगर यदि पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो सीधा और आभासी, कहने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। v अगर पॉजिटिव में निकल जाए इसका आंसर तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सीधा और आभासी निकाल बनाएगा। अगर यदि v का वैल्यू निगेटिव आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा बाबू, ये तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक और उल्टा, कहने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना एक दो बार रुक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग लास्ट चीज को देखते हैं इस चैप्टर का नहीं, बहुत सारे और भी हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होते जा रहा है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को इतना ही पर अब लोग अंत करेंगे। लेकिन इसको देख लो, मैग्निफिकेशन करने का मतलब आवर्धन, जिसको m से दर्शाया जाता है। तो मैग्निफिकेशन कहने का मतलब आवर्धन है क्या, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा दिखता है उसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा दिखता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कि आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज बट्टा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर क्या होता है, -v/u। क्या होता है m का वैल्यू, m बराबर यहाँ पर -v/u होता है। v क्या है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है आपका वस्तु की दूरी है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।